ऑल राइट। तो लास्ट क्लास में कहाँ तक थे? क्वेश्चन दिया था, तो आप लोगों ने किया क्या? बताओ बताओ। भी कोई ना कोई तो ज्यादा देगा ही, या तो ब्लू देगा, ये रेड देगा। डेमोक्रेसी है, कर लेते हैं, वोट कर लेते हैं। यही तो है इस देश में। क्या इसको बंद करो, करते हैं अपन। तो भाई अपन ने जो भी पढ़ा था उससे आगे चलते हैं अपन, और ये क्वेश्चन हो जाएगा आज की क्लास से। उसके अलावा और कोई डाउट? बिगिनर बॉक्स ऑन कर लिया? नहीं दिया था? चलो आज आज कर लेना बिगिनर बॉक्स 1। 7 क्वेश्चन है, कर लेना। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। कहां तक किए थे अपन? वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट अपन समझ लिए थे, एंड देन वी सेड एनर्जी क्या होती है फोटोन की? एच बाई लेमडा। फोटोन की वेलोसिटी कितनी होती है? सी। फोटोन का मोमेंटम कितना होता है? ई बाई सी। ठीक है, ये अपन ने बोल लिया था। एच बाई लेमडा बोल दो मोमेंटम को। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट एनर्जी, इंटेंसिटी एंड पावर रिलेशनशिप। एक चीज बताऊं, ये बल्ब है, ठीक है, इससे एनर्जी आ रही है। एनर्जी किसकी फॉर्म में आएगी? फोटॉन्स की फॉर्म में आएगी। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि ई एनर्जी आ रही है, ई एनर्जी आ रही है, एनर्जी किसकी टर्म में आएगी? तो व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इट कैन गिव? एच सी बाई लेमडा। और अगर ये टोटल एनर्जी ई दे रहा है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स आपके बढ़ जाएंगे। यस और नो? दिस इज द एनर्जी ऑफ one photon. This is the energy of one photon. This is the total number of photons, and E is total energy. समझ में आया? इट इज वेरी सिंपल। एनर्जी इससे मिलकर बनी है। किससे? बहुत सारे एच सी बाई लेमडा से मिलकर बनी है। टोटल एनर्जी ई आ रहा है तो बहुत सारे एच सी बाई लेमडा के फोटोन्स आ रहे होंगे। उनको अगर अपन एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो विल हैव टोटल एनर्जी ई। एनर्जी को टाइम से डिवाइड कर देंगे, व्हाट विल वी गेट? What is energy per unit time? राइट। सो अगर मैं यहाँ पे P लिखूं तो ये आ जाएगा N इंटू एच सी बाई लेमडा। टाइम से डिवाइड कर दिया। सो व्हाट इज दिस? दिस इज एनर्जी पर यूनिट टाइम। सो छोटा n क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम। एंड अगर मैं पावर को किससे डिवाइड कर दूं? एरिया से, तो क्या आ जाएगा अपने पास? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इक्वल टू सम नंबर इनटू एच सी बाई लेमडा। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? एक्स इंटू एच न्यू भी लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? व्हाट इज आई? दैट इज एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। दिस इज एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। एंड व्हाट इज एक्स? फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। अब ये बताओ, ये चीज समझ में आई क्या जो भी बोर्ड पे लिखी हुई है? इट इज वेरी सिंपल। वी हैव टोटल एनर्जी, और वो एनर्जी किसकी टर्म्स में आएगी? एच सी बाई लेमडा की टर्म्स में आएगी। अगर ई टोटल एनर्जी है तो एन टोटल फोटोन होंगे, और ईच फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? एच सी बाई लेमडा। अगर एनर्जी पर यूनिट टाइम दे रखा है तो अपन को नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम मिल जाएंगे। अगर आपको एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया दे रखा है तो फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया मिल जाएंगे। लिखो लिखो फटाफट, फिर क्वेश्चन करते हैं।
राइट। तो एक चीज बता, कल जो क्वेश्चन दिया था उसका सॉल्यूशन इससे निकाल सकते हैं क्या? नीचे वाले से निकाले, एक ही बात है। तो नीचे वाले से क्या बोलेंगे, P इक्वल टू एन इंटू एच सी बाई लेमडा। इसलिए एन कितना आ जाएगा, P लेमडा अपॉन एच सी बेटा। अरे बोलो, क्वेश्चन में क्या दे रखा था आपको, क्या क्या सेम है? पावर सेम है, H और C क्या अलग है? लेमडा अलग है। N इज प्रोपोर्शनल टू लेमडा। P सेम था ना, तो जिसका लेमडा ज्यादा उसके नंबर ऑफ फोटॉन्स भी ज्यादा। ठीक है, तो लेमडा किसका ज्यादा होता है, रेड या वायलेट? रेड का होता है। तो लेमडा R इज ठीक है। तो who is this Avi? Avi is right. Avi Sanjay is right. Yes, you are right, Avi. मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूं। बल्ब है 100 वाट का, इट emits photons of wavelength 4000 angstrom. Calculate the number of photons emitted by it in 10 hours. 10 घंटे में ये कितने फोटोन एमिट करेगा, ये बताना है आपको। क्या करेंगे, क्या निकालना है, ये निकालना है या ये निकालना है? एक ही बात है, तुम सेकंड वाला निकाल लो। इससे क्या आएगा, ये एन क्या आएगा, पर सेकंड आएगा। और आपको कितने में बताना है, 10 घंटे। 10 घंटे में पता है क्या कितने सेकंड होते हैं, मल्टीप्लाई कर देना। तो सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, छोटा एन लिखेंगे। छोटा एन क्या हो जाएगा, पी लेमडा अपॉन एच सी हो जाएगा बेटा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ठीक है। अब दीज आर द, मेरी बात ध्यान से सुनना, फोटॉन्स पर सेकंड आएगा ना, तो बड़ा एन क्या हो जाएगा, छोटा एन इंटू टाइम कर दो, ये फोटॉन्स आ जाएंगे, टोटल फोटॉन्स आ जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, पी लेमडा टी अपॉन एच सी। अब देखो कैलकुलेशन आसान कैसे कर सकते हैं, एच सी की वैल्यू आंसर किस में आएगा, एसआई यूनिट में आएगा, क्योंकि देख ये किस में दे रखा है, मतलब एसआई यूनिट है ना, तो ये एसआई यूनिट में, ये भी एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लोगे 10⁻⁻10 लगा के। 1/HC एसआई यूनिट में कितना होता है तुम्हें पता है, एचसी कितना होता है?
अरे रटाया ना सर ने, बोलना। 2 इंटू, यही याद कराया ना, ऐसा यूनिट्स, तो 1/h कितना हो जाएगा? बस 5 × 10⁻24 ऐसा यूनिट, वैल्यू पुट कर दो। अरे भाई मैंने कोई जादू नहीं किया भाई, एच तूने बताया, मैंने 1/h निकाल दिया। अरे मिरेकल नहीं हुआ बेटा, ऐसे क्या देख रहा है? दिस इज वेरी सिंपल यार। ओके इट्स मिरेकल, आई एम सॉरी। तो 100 लेमडा क्या लिखेगा? 4000 आंगस्ट्रोम। ठीक है, फिर टाइम 10 घंटे, तो 10 × 3600 अपॉन, अच्छा 1/80 है, ऊपर जाके हो जाएगा कितना? 5 × 10⁻24। तो ये देख 5 4 जा 20 इंटू 36, 720 बन जाएगा ये तो। कीप योर समथिंग विद यू। 5 4 जा 20 इंटू 36। अरे 720 ही नहीं आता तो फिर पढ़ क्या रहा है तू? 720 तो आना चाहिए ना कम से कम तेरे को। पॉइंट समथिंग क्या है? व्हाट इज दैट समथिंग? इंटू, व्हाट विल आई डू विद दैट समथिंग, राइट? इंटू कितना आएगा? 10 की पावर जोड़ लो, 2 3 5 -10 माइनस -4 -2 22। तो जोड़ना आता है क्या? मेरे को लगता नहीं है तुम लोगों को जोड़ना आता है। ऐसे जोड़ लो ना, 24 26 27 17 20 22। नेगेटिव में मेरे को लगता नहीं है तुम लोग जोड़ पाओगे। तो तुम लोगों ने भी यही आंसर दिया है क्या? यहाँ पे देखते हैं। अरे गलत गलत गलत। रुद्राक्षा is saying approximate. Keep your approximate with you. ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, बल्ब करता क्या है? लाइट देता है, मतलब इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, यस और नो? इसका एक बाई प्रोडक्ट भी होता है, हीट। हीट भी गर्म भी होता है। क्या सारी की सारी एनर्जी, क्या बोलने तो दे भाई। जब मैं पूछता हूं तब तुम बोलता नहीं। क्या ये सारी की सारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है क्या? देर इज ऑलवेज सम हीट। तो इसकी एफिशिएंसी हमेशा क्या रहेगी? 1 से कम रहेगी। 1 से कम बोल सकते हो या फिर 100% से अपन कम बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ऐसा। अभी ये जो अपन ने क्वेश्चन किया, क्या मान के किया है? 100% एफिशिएंसी मान के किया है। लेकिन क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि बल्ब की एफिशिएंसी क्या है? 100 से कम है। तब क्या होगा? फोटॉन्स कम निकलेंगे या ज्यादा निकलेंगे? कम निकलेंगे। समझ में आ रहा है? तो अपन वो वाला पार्ट करने वाले हैं। इधर वाला पार्ट लिख लिया ना? रिपीट with efficiency equal to 30% for bulb। ये तो कैसे करेंगे बताइए? क्या लिखो इस बार? पी लेमडा अपॉन एच सी लिखो क्या? एन तो ये लिखेंगे ना, एन इंटू टी, तो यहाँ टी आ जाएगा। लेकिन किससे गुणा करना पड़ेगा? किससे गुणा करना पड़ेगा? एफिशिएंसी से गुणा करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। आया समझ में?
यस और नो? पी लैम्डा अपॉन एच सी था, टाइम से तो गुणा करना ही पड़ेगा अपन को। 1 सेकंड का पूछता तब तो यही आंसर होता, ठीक है ना, टाइम से गुणा नहीं करना पड़ता और अपन ने एफिशिएंसी लगा दी। तो कैलकुलेशन करनी थोड़ी पड़ेगी वापस से। हाँ 720 का 30% निकालना है, वो तो आना आता ही होगा तुम लोगों को, कैलकुलेट कर रखा होगा ना कितने पासिंग मार्क्स चाहिए। बोलो 720 का नहीं होता क्या तुम्हारा पेपर? तो ये डेटा इसीलिए रखा गया है। इट्स लकी एक्चुअली। समाउ क्या आ गया? 720 जो आता नहीं है। ठीक है, आया समझ में क्वेश्चन? क्या कह रहे हैं? हाँ 216 अभी, यस आयुष सही है। ठीक है, चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। चले, तो एक चीज बताओ, फोटॉन्स का एक अपन को जो प्रॉपर्टी है वो अपन और डिस्कस करते हैं, उसके बाद विल मूव टू फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट। अपन फोटोन थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, मैंने आपको बोला था कि पहले अपन फोटोन थ्योरी पढ़ लेंगे, फिर इसकी मदद से अपन जो फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट है उसको समझाने की कोशिश करेंगे या उसको समझने की कोशिश करेंगे, और ये देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट को केवल फोटोन थ्योरी से ही समझाया जा सकता है, वेव थ्योरी से नहीं समझाया जा सकता। ये चीज अपन को याद रखनी है दिमाग में जब अपन एक्सपेरिमेंट करेंगे। फोटोन आ रहा है, अपने साथ क्या लेके आ रहा है? एनर्जी और मोमेंटम। एनर्जी भी लेके आ रहा है और मोमेंटम भी लेके आ रहा है। क्या वो अपने से टकराएगा, सरफेस से टकराएगा, यस और नो? तो अपना एनर्जी क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। मोमेंटम क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा या नहीं करेगा? सो इट विल ट्रांसफर इट्स एनर्जी एंड मोमेंटम। तो अगर ये अपनी एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर करेगा तो फोर्स लगाएगा या नहीं? व्हाट इज फोर्स? चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। ये आया, इसने अपना मोमेंटम, इसके पास था ना मोमेंटम, mv ट्रांसफर हो गया ना, यहाँ पे इसका मोमेंटम 0 हो गया ना, तो मोमेंटम किसको ट्रांसफर हुआ? इसको हुआ ना, तो इस पे क्या लगा? फोर्स। कैन वी कैलकुलेट दैट फोर्स? फोर्स इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बस हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या फिर मोमेंटम ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम, डीपी बाई dt। व्हाट इज डीपी बाई dt? मोमेंटम ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट, तो वो अब अपन कैलकुलेट करेंगे। तो भाई ये मिटा दूं, ये याद रखना 1/hc इन फार्मूले में सीधा होता है। इस साल यही क्वेश्चन आया था नीट में 2021 में, ठीक है, मतलब इसी तरह का क्वेश्चन आया था, डेटा अलग होंगे। अब एक चीज बताओ, फोटोन आ रहे हैं और सरफेस से टकरा रहे हैं, सरफेस कैसा हो सकता है? कंप्लीटली एब्जॉर्ब भी कर सकता है और रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो एब्जॉर्ब करेगा तो कोलिजन का नेचर कैसा होगा? इन इलास्टिक हो जाएगा ना यार, और रिफ्लेक्ट करेगा तो, समझ में आ रहा है ना? तो दोनों केसेस में आंसर क्या आएगा हमारा? मोमेंटम का अलग आएगा, तो उसको अपन को देखना है। तो पहले यहां कर देते हैं अपन, तो इसको अपन बोलते हैं रेडिएशन फोर्स एंड प्रेशर। रेडिएशन मतलब लाइट हो गई, लाइट क्या लगा रही है? फोर्स, एंड फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? प्रेशर। ध्यान इधर ही रहना चाहिए आप लोगों का, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस।
ये सरफेस है, ये फोटोन आ रहे हैं, लेट्स से ए एरिया पे आ रहे हैं, ए एरिया पे आ रहे हैं। फॉर सिंप्लिसिटी अपन ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो इंसिडेंस हो रहा है वो नॉर्मल हो रहा है, ठीक है। लगभग तुम्हारे 99% क्वेश्चन में कैसा रहेगा, नॉर्मल इंसिडेंस रहेगा। कुछ नहीं बोला है तो कौन सा इंसिडेंस है, नॉर्मल। बता एक फोटोन का मोमेंटम कितना है, एम भी तो नहीं बोलेंगे ना, ई बाई सी। ई क्या होती है, फॉर्मूला नहीं बताएगा, बताना बताना फॉर्मूला। अरे यस सर का मैं बोल ही नहीं रहा हूं, फिर वही बात, P इक्वल टू ई बाई सी, ई इक्वल टू पी बाई सी कैसे हो गया रहा? कौन से स्कूल में पढ़ा है तू? P इक्वल टू ई बाई सी बोल रहा है तो E इक्वल टू क्या हुआ, पीसी होगा ना। कल, अरे तू तो नहीं बोला था लेकिन अब बोलेगा, लास्ट क्लास का पहला क्वेश्चन क्या था, क्या एनर्जी, पहला क्वेश्चन ही क्या था पता? चार ही तो क्वेश्चन किए थे या 6 क्वेश्चन किए होंगे, पहला क्वेश्चन क्या था? E इक्वल टू पीसी का रिलेटेड था ना, तो याद रहना चाहिए ना यार। इज इक्वल टू पीसी वैलिड फॉर इलेक्ट्रॉन था ना, तो P क्या हो गया, E बाई सी। E को क्या लिख सकते हैं यार, ये तो फिर अपन खेलते रहेंगे ना यार। राम का घर कहाँ है, श्याम के पास, श्याम का घर कहाँ है, राम, दोनों का है आस पास, मतलब खेलते रहो भाई। भाई इसका तो कोई अंत नहीं है ना, P इक्वल टू ई बाई सी इक्वल टू पी सी रहे, E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, तो P इक्वल टू एच बाई लेमडा, याद रहना चाहिए। P इक्वल टू एच बाई लेमडा, मोमेंटम इज इक्वल टू ई बाई सी। ऐसे मत खेला करो यार तुम लोग, ये याद रहना चाहिए। मेटर वेव्स का एक ही फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है, P इक्वल टू, फिर वही बात, फिर वही बात, तुम लोगों को राम श्याम ही करना है। वी आर हैविंग सो मच फन यू ऑनलाइन गाइस। हाँ, P इक्वल टू एच बाई लेमडा, ठीक है, याद रहेगा। P इक्वल टू एच बाई लेमडा, याद रहना चाहिए। ऑलराइट, ये लेमडा इक्वल टू एच बाई पी जो भी है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, तो इसका मोमेंटम कितना होगा, एच बाई लेमडा। ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस। तो व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम, फोटोन गायब ही हो गया ना, यस और नो? तो व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन फोटोन, एच बाई लेमडा, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे क्या लिखते जा रहा हूं, ध्यान यहाँ रखना, बाद में नोट डाउन कर लेना, पहले यहाँ देखना, चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन फोटोन, हाउ मच इज दैट, एच बाई लेमडा। कितने फोटोन आ रहे हैं पर यूनिट टाइम, ये लिखा हुआ है, कितने फोटोन आ रहे हैं पर यूनिट टाइम, पी लेमडा अपॉन एच सी। अगर अपन को किसकी पावर दे रखी है, सोर्स की, यस और नो? तो नंबर ऑफ फोटोन्स स्ट्राइकिंग पर यूनिट टाइम, हाउ मच इज दैट, पी लैम्डा अपॉन एच सी। तो यूनिट टाइम में इतने फोटोन आ रहे हैं एंड ईच फोटोन उतना मोमेंटम चेंज कर रहा है, तो टोटल कितना मोमेंटम चेंज हुआ, दोनों का गुणा, यस नो? टोटल मोमेंटम चेंज पर यूनिट टाइम विल बी दोनों का मल्टीप्लीकेशन। बताइए सही है या गलत है? तो बस, तो टोटल मोमेंटम चेंज पर यूनिट टाइम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपन को,
P by C. What is interesting? It doesn't matter what is the wavelength of source. लाल कलर की लाइट है 50 वाट की, ब्लू कलर की लाइट है 50 वाट की, आंसर दोनों केस में क्या आना है? सेम आएगा. इट डजंट मैटर व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द सोर्स. एंड व्हाट इज दिस थिंग? क्या लिखा है? ध्यान से पढ़. टोटल मोमेंटम चेंज पर यूनिट टाइम. मोमेंटम चेंज पर यूनिट टाइम. व्हाट इज दैट? सो व्हाट इज द फोर्स ऑन द सरफेस? P by C. Yes or no? So this is nothing but force. And what is pressure? Force per unit area. And what is intensity? Power per unit area. Yes or no? Intensity क्या होती है? अगर मान लो इतनी एरिया में आ रही है, पावर आ रही है, तो व्हाट इज इंटेंसिटी? पावर पर यूनिट एरिया. यस और नो? तो प्रेशर इज नथिंग बट, ऐसे फोर्स नहीं बोलना चाहिए, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया बोलना चाहिए. देखो, और अपन को पता है कि ये कैसा है, तो फोर्स कैसे लगने वाला है? परपेंडिकुलर लगने वाला है. तो दैट इज गोइंग टू बी I by C. P by A को, और या P को IA by C लिख सकते हैं क्या? ये कब की बात है? जब नहीं, नॉर्मल इंसिडेंसी है हमारे सिलेबस में, बट जब सरफेस कैसा है? परफेक्टली एब्जॉर्ब. और अगर रिफ्लेक्टिंग हुआ तो H by लैम्डा से आया, वापस कितने चला जाएगा? H by लैम्डा से चला जाएगा. तो चेंज, कल क्या सिखाया था? मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी. पहले माइनस आई कैप था, बाद में आई कैप हुआ, तो चेंज डबल आएगा ना. चेंज डबल आएगा तो फोर्स भी क्या लगेगा? डबल. प्रेशर भी क्या लगेगा? डबल. तो वो भी करते हैं अपन. करो नोट डाउन. People have started chatting here. No chatting, please. No chatting. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ ठीक है फिर. That's it. तो उसका अपन कर लेते हैं. When surface is perfectly reflecting. ये मिटा रहा हूं मैं अब. परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मोमेंटम चेंज क्या होगा? डबल. आते वक्त मोमेंटम था H by लैम्डा, जाते वक्त वैल्यू तो H by लैम्डा है, बट डायरेक्शन चेंज होगी. ठीक है, तो केवल एक ही लाइन चेंज होगी. कौन सी? चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन फोटोन इज गोइंग टू बी चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन फोटोन. कितना होगा बेटा? 2H by लैम्डा. एंड नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग अभी भी कितना होगा?
नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग पर यूनिट टाइम, वो अभी भी सेम ही होगा, पी लैम्डा अपॉन एच सी। तो टोटल मोमेंटम चेंज, अच्छा ऐसा भी बोल सकते हैं क्या, टोटल मोमेंटम ट्रांसफर टू द वॉल, ये भी सेम ही है ना, चेंज बोल दो ट्रांसफर बोल दो, बोथ आर वन एंड सेम थिंग, चेंज इन यूनिट टाइम, इन दोनों का क्या होगा मल्टीप्लीकेशन 2p/c, और यही क्या बनेगा बेटा फोर्स, तो दैट इज 2p/c। p को क्या लिख सकते हैं इंटेंसिटी इनटू एरिया, एंड प्रेशर क्या हो जाएगा फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, दैट इज 2I/c। ठीक है, करिए। ठीक है, अब अगर मान लो कि, चलो पहले नोट डाउन करो, फिर 2 क्वेश्चन करेंगे अपन फटाक से। एक चीज बताओ, जैसे मान लो कोई मिरर है, समझना मेरी बात, अच्छा क्वेश्चन है, मिरर पहले बताओ कौन सी कैटेगरी में आएगा, उसमें फोर्स डबल आएगा ना, ठीक। तो ये एग्जामिनर बोलता नहीं है, ये अपन को खुद ही पता करना होता है डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने मिरर लिया और यहां पे एक टॉर्च लगा दी बड़ी सी, जो क्या फेंकेगी फोटॉन्स, फोटॉन्स किस पे जाएंगे टकराएंगे मिरर पे, मिरर पे क्या लगाएंगे फोर्स, मिरर का मास मान लो m दे दिया, अगर इस टॉर्च की पावर p है, तो क्या मिरर बैलेंस अगेंस्ट ग्रेविटी हो सकता है क्या, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। नीचे की तरफ क्या फोर्स लग रहा है mg, और ऊपर की तरफ, तो p के टर्म में बोलो ना यार, पावर दे रखा है p, पूरा लिखो क्या, पावर ऑफ टॉर्च इज p, है ना, नीचे क्या लग रहा है mg, ऊपर, तो व्हाट कैन आई से, अगर इसको बैलेंस करना है कैन आई से कि mg को किसके बराबर कर दिया जाए, अगर mg को 2p/c के बराबर कर दिया जाए तो बैलेंस हो जाएगा। अब उतनी बड़ी टॉर्च मिलेगी नहीं मिलेगी दैट आई डोंट नो, इट्स अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। तो क्या करेंगे अपन, mg इक्वल टू 2p/c, तो p अपन निकालेंगे कितना आएगा, टॉर्च की पावर क्या आएगी, c क्या है 10⁸, टॉर्च की पावर आएगी मेगावाट्स, तो ऐसा पॉसिबल, बट फिजिक्स के हिसाब से अपन ने क्या कर दिया, केवल और केवल फोर्सेस,
बैलेंस कर दिए, तो यू शुड बी रेडी फॉर सच टाइप ऑफ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। ठीक है। सेकेंड कैटेगरी का जो क्वेश्चन आता है इसमें वो ये आता है, तुमने ये केस पढ़ा, तुमने ये केस पढ़ा, एग्जामिनर ने सरफेस दे दिया 70% रिफ्लेक्टिंग। समझ में आया मेरी बात? भाई क्वेश्चन यही दे दिया, नॉर्मल इंसिडेंस और सारी बातें सही है, ठीक है, और तेरे को ये लिख चुका है ना तू, और तेरे से बोल दिया कि सरफेस इज 70% रिफ्लेक्टिंग। फाइंड फोर्स। अब क्या करोगे? मान लो यहां पे टॉर्च लगा दी, जिसकी पावर कितनी है? टॉर्च की पावर कितनी है? P। तो क्या करेंगे बताओ? 30% फोटोन क्या होंगे? 70% फोटोन रिफ्लेक्ट। पूरा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, अपन को ये पता है 30% फोटोन पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, और 70% फोटोन पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, दोनों का सम। ये वाला ले जाओ यार, ठीक है, समझ में आया? तो क्या लिखेंगे अपन? 30% फोटोन पे, बोलो 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 बोलो, तो क्या हो जाएगा? F इक्वल टू 30% के लिए 70% रिफ्लेक्टिंग है ना, तो 30% एब्जॉर्ब, तो 30% के लिए P/C, और 70% के लिए 2P/, so how much is this? 1.7 P/, जो भी होगा वो आ जाएगा, मतलब दिस इज नथिंग बट ना 0.7 इंटू, ये तो कर लोगे यार ये चीज। ये दोनों क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। हम्म 1.7, आयुष यू आर राइट। ठीक है, बार बार डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। अब आप बिगिनर बॉक्स कर सकते हो 1 पूरा, लेकिन उसका अभी भी पहला क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। पहला क्वेश्चन क्या था, पढ़ा क्या? पहला क्वेश्चन, अरे रुक, बंद करो ना किताब, मॉड्यूल कहाँ पे पढ़ना होता है? घर पे। यहाँ पे तो मैं पढ़ा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन था, हु डिस्कवर्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वो तो अपन अभी तक वहां पहुंचे ही नहीं, अपन तो क्या पढ़ रहे हैं अभी तक? फोटोन थियरी ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं। तो नोट डाउन कर लिया तो आगे चलें? मिटा दूं मैं? हम्म तो भाई अब पहले तो लगाएंगे अपन हेडिंग किसकी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसकी लिखेंगे डेफिनेशन। अपनी फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट पूरी हो चुकी है, ठीक है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिफाइन करते हैं और फिर एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं, और उस एक्सपेरिमेंट को समझने की कोशिश करते हैं, उसके क्या क्या ऑब्जर्वेशन थे, एंड वाई लाइट का बिहेवियर है वो कौन सा है, क्वांटम नेचर है,
वो अपन समझेंगे। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? आपको पता ही है कि जब कोई भी मेटालिक सरफेस पे क्या होगी, लाइट फॉल होगी, तो यहां से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्या हर कोई लाइट इलेक्ट्रॉन निकाल सकती है क्या? लाइट की वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, सूटेबल। एनी रैंडम वेवलेंथ की लाइट क्या नहीं निकाल सकती, इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकती। एनी रैंडम वेवलेंथ की लाइट इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकती। लाइट मस्ट हैव सम सूटेबल वेवलेंथ। एक चीज बताओ, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इनके पास क्या है, एनर्जी। लेकिन इतनी भी ज्यादा एनर्जी नहीं है कि ये अपने आप, तो इनको बाहर निकालने के लिए अपन को क्या देनी पड़ रही है, एनर्जी देनी पड़ रही है ना। लाइट के अंदर क्या है, फोटॉन्स। लाइट के अंदर क्या है, फोटॉन। वो फोटॉन्स एनर्जी लेके जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट करके बाहर आ रहा है ना। तो उस एनर्जी की कुछ ना कुछ वैल्यू तो होनी चाहिए ना, एक मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकल पाएंगे। इसका मतलब ये जो फोटॉन्स आ रहे हैं, इस फोटोन की सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, ऐसे मटेरियल क्या कहलाएंगे, फोटो इलेक्ट्रिक नहीं बेटा, फोटो सेंसिटिव। समझ में आ गया? ऐसे इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जनरली ये कौन सा ग्रुप दिखाता है, एल्कली मेटल्स दिखाते हैं, सीजियम, रुबिडियम एंड ऑल दिस पीपल। ठीक है। अरे सब याद है, कौन सा, अलीना केरफ सजे फ्रांस में, नहीं, आई डोंट नो, दैट इज हाउ वी यूज्ड टू रिमेंबर। हाँ हाँ हाँ, बेटा मांगे, हाँ हाँ सब पता है। दैट इज व्हाट ही इज सेइंग। या सबका अपना अपना देखिए स्टाइल होता है। मेरे को सबसे वाला ऑक्सीजन का ग्रुप अच्छा लगता था, उससे टीपो। तुम लोग वो स्टाइल से टीपते होंगे, नहीं? पीरियोडिक टेबल तो हर कोई याद करता है ना यार, 1 पॉइंट। हाँ, ओल्ड स्टाइल, ओ स्टाइल, उससे। समझ में आ रहा है ना? तो याद सबको है, और ये जिंदगी भर याद रहेगा, ये भी बता देता हूँ, मुझे भी याद है। क्या, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, है कुछ ऐसा कुछ बोल रहे हैं ना। ऑल राइट, सबका अपना अपना स्टाइल है भाई, हमारे मास्टर का अलग स्टाइल था। ऑल राइट, तो भाई डेफिनेशन लिखो इसकी। when light of when light of suitable wavelength, suitable को अंडरलाइन करना है, when light of suitable wavelength is incident on a photosensitive material, when light of suitable wavelength is incident on a photosensitive material, then electrons are ejected. When light of suitable wavelength is incident on a photosensitive material, then electrons are ejected. ठीक है? This phenomenon is known as photoelectric effect. This phenomenon is known as photoelectric effect.
such materials are known as, such material को क्या बोलेंगे? फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स. And electron thus ejected are known as photoelectron. An electron thus ejected are known as photoelectron. सिंपल सी डेफिनेशन है. वर्ड कौन सा इंपॉर्टेंट है? सुटेबल. तो अब यहां पे अपन एक चीज डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन. आई थिंक यू ऑलरेडी नो इट. वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन फाई क्या होता है कि भाई सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कुछ जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ना, उसकी वैल्यू वर्क फंक्शन होती है. ठीक है. तो ये जो फोटोन आ रहे हैं ना, इन फोटोन की एनर्जी कम से कम वर्क फंक्शन के बराबर तो हो, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो पाएगा. लिखिए वर्क फंक्शन. डायग्राम बनाना ही है आपको, है ना? डायग्राम बना रखा है, बिकॉज डायग्राम ए पिक्चर वर्ड्स नहीं सुन रखा आप लोगों ने? ए पिक्चर वर्ड्स 1000 वर्ड्स नहीं सुन रखा. लिखिए the minimum energy required to bring out electron from metal surface is known as work function. ठीक है. तो अब अपन देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ डिफाइन करेंगे. कैसे? वर्क फंक्शन, यहां से जो फोटोन आ रहा है उसकी एनर्जी कम से कम किसके बराबर हो? एनर्जी क्या होती है फोटोन की? एच बाई लैम्डा. एच एफ भी तो होती है, एच न्यू या एच एफ जो भी होता है. ठीक है. तो एच सी बाई लैम्डा थ्रेशोल्ड कर सकता हूं क्या, या फिर एच एफ थ्रेशोल्ड कर सकता हूं क्या? तो लैम्डा थ्रेशोल्ड क्या हो जाएगी? वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जिसपे क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा. एफ थ्रेशोल्ड क्या हो जाएगी? वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसपे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा. अच्छा, अपन को एनर्जी क्या चाहिए? किससे ज्यादा चाहिए? इससे ज्यादा चाहिए ना. तो मेरी जो फ्रीक्वेंसी होगी कम से कम किससे बड़ी हो? थ्रेशोल्ड से बड़ी हो ना. तो इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर्स. क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर एनर्जी बढ़ती है, और वेवलेंथ घटने पर, वेवलेंथ घटेगी तभी तो एनर्जी बढ़ेगी. तो अपन क्या लिखेंगे? मैक्सिमम वेवलेंथ एट विच फोटो इलेक्ट्रिक अकर्स इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. जब फ्रीक्वेंसी इससे बड़ी होगी और वेवलेंथ इससे कम होगी. तो लिखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की डेफिनेशन. व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? मिनिमम फ्रीक्वेंसी at which photoelectric effect occurs is known as minimum frequency at which photoelectric effect occurs is known as threshold frequency. Minimum frequency at which photoelectric effect occurs is known as threshold frequency. और threshold wavelength क्या हो जाएगा बेटा?
थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? मैक्सिमम वेवलेंथ at which photoelectric effect occurs is known as threshold wavelength. Maximum wavelength at which photoelectric effect occurs is known as threshold wavelength. ठीक है। अच्छा, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? एल्बर्ट। कौन है एल्बर्ट? अरे नाम तो पूरा बोला करो ना। हाँ। करेंगे ना डिस्कस। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके। हाँ, डिस्कवरी किसने की थी? डिस्कवरी बाय हर्ट्ज 1888। याद नहीं रखना है। दिस डिस्कवरी वाज एक्सीडेंटल। ही वाज वर्किंग ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपगेशन की रिसर्च कर रहे थे। मैक्सवेल ने, अच्छा तुम लोगों ने बुक 1 कंप्लीट नहीं की है? बुक 1 एनसीईआरटी की कंप्लीट कर ली? 7वां चैप्टर पढ़ लिया? नहीं। तो उसमें एक चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैं बोल रहा हूं आएगा। मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, देखो तुम्हें क्या है, आगे वाला तो वैसे नहीं पता, पीछे वाला पूछ लूंगा, वो भी तुम भूल चुके हो, तो जो मैं बोल रहा हूं मान लो। और कोई ऑप्शन नहीं है ना बेटा। क्या ऑप्शन है बताओ? लॉजिकली सोच, क्या ऑप्शन है? जो बोलूंगा वो मानना पड़ेगा, मुझे भी पता है। तो उसमें एक चैप्टर आएगा, अरे ईएम वेव्स, लास्ट चैप्टर, दैट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है। सो दिस हर्ट्ज राइट वाज वर्किंग ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेस में प्रोपगेशन। आज अपन बात करते हैं ना फोन से, और अपन इसको एकदम कॉमन चीज समझते हैं। वास्तव में हो क्या रहा है? तुम्हारी आवाज जा रही है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है ट्रेवल करके? मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज किस में कन्वर्ट हो रही है? वेव, ये एंटीना है, किस में कन्वर्ट हुई? यहां से वेव में। और ये कहां जा रही है? रिसीवर कहां है? वो रहा रिसीवर, दैट बॉक्स इज रिसीवर। ठीक है। और इसमें जो बोलेगा वो उसी में सुनाई देगा। ये चैनल फिक्स है। ऐसे कितने हैं इस फ्लोर पे? 8 है ना। सबका अपना ना चैनल फिक्स है। इसको मैं किसी भी रूम में ले जाके बोलूं, आवाज कहां आएगी? इसी रूम में आएगी। होता है ना। जैसे 460 पे क्या आएगा पता है ना आपको? चैनल नंबर टाटा स्काई पे। अरे यार कैसे बात करते हो, 460 पे क्या आएगा? 459 करते होंगे आप लोग, अंग्रेजी वाला देखते होंगे। डिनर के साथ क्या करोगे? हाँ, तो वो चैनल नंबर नहीं पता तुम्हें? नहीं पता इसको। सो व्हाट आई मीन टू से इसकी चैनल सबका क्या है? फिक्स है। ये सब कैसा कम्युनिकेशन हो रहा है? वायरलेस। फिर वो क्या कर रहा है? वायर के थ्रू स्पीकर में वापस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किस में कन्वर्ट करता है? साउंड। क्योंकि तुम्हारे कान को क्या समझ आता है? कान को साउंड समझ में आता है, लेकिन फास्ट ट्रेवल कौन करती है? ये साउंड तो 330 से ही चलती है। ये कितने चलती है? 3 इंटू
पिताजी मान लो कहीं बैठे होंगे 2000 किलोमीटर दूर, हो सकता है कोई महाराष्ट्र का हो, यहाँ पे कोई साउथ का हो, ठीक है ना, कोई यूपी बिहार का हो, ठीक है, 1500 किलोमीटर तो है ही ना, हेलो बोलते हैं तो। अच्छा, 1500 किलोमीटर अपॉन 330 मीटर पर सेकंड, इतना टाइम लगता है क्या? इट कम्स instantly, yes or no? All the communication is happening through electromagnetic wave which is traveling with the speed of light. So Hertz was doing experiment on that, और इसी में उनको किसकी डिस्कवरी हो गई? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवरी हो, ठीक है। तो हर्ट्ज का इंटरेस्ट नहीं था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो इनके जो स्टूडेंट थे वो कौन थे? फिलिप लीनार्ड। तो इन्होंने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था, डिटेल एक्सपेरिमेंट। जो अपन इस चैप्टर में एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे वो किन्होंने किया है? फिलिप लीनार्ड ने किया। और एक्सप्लेन कौन करेंगे? आइंस्टीन एक्सप्लेन। तो ये कहानी है, डिस्कवरी कोई और करेगा, एक्सपेरिमेंट कोई और। इसको समझ में ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, लेकिन इन्होंने इतना ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट किया कि आइंस्टीन को समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। आइंस्टीन ने जाके कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया, आइंस्टीन ने देखा कि अच्छा ऑब्जर्वेशन ऐसे हैं, तो ये ऑब्जर्वेशन किस थ्योरी में फिट होंगे? फोटोन थ्योरी में। देखो इनको 1902 में मिला था नोबेल प्राइज, ठीक है, और जो फोटोन थ्योरी किसने दी थी? मैक्स प्लांक ने दी थी, पढ़ा होगा यार केमिस्ट्री में, इन्होंने तो दी थी फोटोन थ्योरी। तो आइंस्टीन ने इसके एक्सपेरिमेंट को इसकी थ्योरी के मदद से क्या किया? एक्सप्लेन। इसके एक्सपेरिमेंट को इसकी थ्योरी से एक्सप्लेन किया। समझ में आया? ठीक है, ये कहानी है पूरी। डिस्कवरी, एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, एक्सप्लेन। और फिर बाद में जब लोग आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया तो लोगों को ये बात बची नहीं। लोगों को लगा लाइट हो ही नहीं सकती क्वांटाइज। भाई अपन बोल रहे हैं कि लाइट किसकी फॉर्म में आ रही है? पैकेट की फॉर्म में आ रही है ना। अपन बोल क्या रहे हैं? लाइट इज क्वांटाइज्ड। पैकेट की फॉर्म में आने का मतलब क्या? लाइट कैसे आ रही है? क्वांटाइज्ड है। तो लोगों को ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई कि लाइट क्या हो सकती है? क्वांटाइज हो सकती है। लोगों को ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई। तो एक बंदा आएगा जो एक्सपेरिमेंट करेगा। कौन है वो? अरे मैं बताऊंगा यार, क्या सोच रहे हो तुम लोग? यू डोंट नो दैट बंदा यार? रॉबर्ट, रॉबर्ट ब्राउन। ऑयल ड्रॉप नहीं, ये कौन सा एक्सपेरिमेंट करेंगे? ऑयल ड्रॉप। ही वाज ए वेरी गुड एक्सपेरिमेंटलिस्ट, रॉबर्ट मिलिकन, बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंटलिस्ट अपने उस टाइम के। ऑयल ड्रॉप तो करा ही था इन्होंने, किसकी वैल्यू दी थी? तो इन्होंने दुनिया को क्या बताया? चार्जेस क्वांटाइज बताया, नहीं बताया? और इन्होंने साथ ही साथ दुनिया को यह भी बताया था लाइट इज क्वांटाइज। तो इन्होंने दुनिया को दो चीजें दी है, लाइट इज क्वांटाइज, चार्जेस। तो जब भी नोबेल प्राइज मिलता है ना, तो उसका रीजन होता है इनको इसके लिए दिया जा रहा है। तो तुम देख सकते हो, गूगल कर सकते हो कि इनको नोबेल प्राइज किसके लिए दिया गया। तो तुम देखोगे फॉर द डिस्कवरी ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बस वास्तव में फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट क्या है? व्हाट डज इट टेल? लाइट का नेचर कैसा है? क्वांटाइज। ठीक है। तो रॉबर्ट मिलिकन और आइंस्टीन को फिर क्या मिलेगा? कब मिलेगा? तो कब जर्नी स्टार्ट हुई, कब खत्म हुई? समझाना 1905 में ही हो गया था, लेकिन एक्सेप्ट करना उसमें टाइम लगा। तो ये पूरी क्रोनोलॉजी है, ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि पूछ सकता है कि डिस्कवरी किसने की। तुम्हारा क्वेश्चन वही है, पूछ। अच्छा, ऑप्शन में ये चार लोग ही रहेंगे। ऑप्शन में ये चार लोग ही रहेंगे। डिस्कवरी होगी तो ये सेलेक्ट करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट किसने किया तो ये सेलेक्ट करना पड़ेगा।
एक्सप्लेनेशन ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? कुछ तो तुम्हें भी समझ में आया होगा कि इसको कब चूज करना है, कि जब आइंस्टीन की बात को किसी ने नहीं माना तो हु डिड द फर्दर एक्सपेरिमेंट? रॉबर्ट मिलिकन। रॉबर्ट मिलिकन ने एक्सपेरिमेंट किए क्योंकि वो डिस्प्रूव करना चाहते थे आइंस्टीन को कि आइंस्टीन ने जो ये समझाया है ये एक्सप्लेनेशन क्या है, गलत है। ही वांटेड टू डिस्प्रूव, और 15 साल बाद पता चला कि वो सही था। ये सारी बातें कहां दे रखी है? एनसीईआरटी में। वेरी गुड। तो आज का होमवर्क क्या है? एनसीईआरटी पढ़नी है का क्या मतलब? व्हाट इज दिस है? वेयर आर यू फ्रॉम? नहीं, वेयर आर यू फ्रॉम? मेरे को लगा कोटा का है। ये है नहीं समझ में आता मेरे को। एनसीईआरटी पढ़नी है, आदत है। डिड वी टॉक अबाउट इट यस्टरडे? क्या एनसीईआरटी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, नहीं है, अच्छी बुक है? नो। वाई? अंग्रेजी थोड़ी सी डिफिकल्ट है ऐसा? तो क्या हो गया? एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी भाई। मैं तो रिकमेंड करूंगा, मेरा लेक्चर अगर अटेंड कर रहे हो ना, इसका मतलब एनसीईआरटी आपको फ्रेंडली लगेगी। मैं तो देख एकदम पूरा उसी में चलता हूँ। मैंने जो एक एक बात बताई है वो सारी एनसीईआरटी में रहेगी। अभी नहीं पढ़नी, घर पे क्या करेगा यार? घर पे वीवो आईपीएल, नो, ओप्पो आईपीएल, एमआई आईपीएल, 36, 386, 387, 388, 389 ये पेज नंबर है तुम्हारी बुक के। 386 से 389 ये आपको पढ़ना। ठीक है, ये याद रहेगा आपको। ठीक है, कौन सा ऑप्शन कब सेलेक्ट करना है ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, एक्सपेरिमेंट का डायग्राम बना देता हूं, एंड व्हेन वी कम बैक वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम देयर। ठीक है ना? एक्सपेरिमेंट का डायग्राम अपन बना लेते हैं और थोड़ा बहुत मैं बता देता हूं कि होता क्या है। तो बेसिकली बेटा एक्सपेरिमेंट में अपन को चाहिए क्या क्या ये बताओ। एक लाइट चाहिए, लाइट का सोर्स चाहिए ना, और एक क्या चाहिए? मेटल का सरफेस चाहिए। तो लाइट गिरेगी मेटल सरफेस पे तो क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अच्छा, जब भी इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सपेरिमेंट करो हमेशा किधर करना? वैक्यूम में। तो अपन ये जो भी एक्सपेरिमेंट है एक ट्यूब में करने वाले हैं, जिस ट्यूब के अंदर क्या रखेंगे अपन? प्रेशर बहुत कम रखेंगे। बहुत कम प्रेशर का मतलब इट इज क्लोज टू वैक्यूम। तो देखो ये आप इसका देखोगे ना डिस्क्रिप्शन फिलिप लिनार्ड का, अरे इधर देख ले यार क्या है, एरिस्टल अच्छी है, सारी बातें सही है, इधर देख ले। ठीक है, फिलिप लिनार्ड का डिस्क्रिप्शन देखोगे आप कि इनको नोबेल प्राइज क्यों मिला, तो इट विल बी रिटन फॉर द एक्सपेरिमेंट ऑन कैथोड रेज। और आपको पता है इसको कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, तो यहां पे अपन को चाहिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनते जाना, यहां पे कौन सा मटेरियल है? फोटो सेंसिटिव। ये क्या है? विंडो। यहां से क्या आएगी? ये लाइट का सोर्स हो गया एस, यहां से लाइट आएगी, किस पे गिरेगी? इसके अंदर क्या होगा? वैक्यूम। प्रेशर बहुत ही कम होगा, 10⁻⁻⁵ mm ऑफ Hg। प्रेशर निकाल सकते हो रो जी एच करके। तो यहां से क्या निकलेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? काउंट करना पड़ेगा ना। जेडएनएस से काउंट नहीं होता, काउंट होगा अमीटर से। अगर अपन करंट मेजर कर लेंगे, करंट कम ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन भी तो कम ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन को अपन को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये होगा बेटा कैथोड, और ये क्या होगा? एनोड। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे इधर? अट्रैक्ट होंगे। तो बता पॉजिटिव पोलैरिटी किधर होगी? एनोड की होगी या कैथोड की होगी?
आया समझ में? पॉजिटिव किधर होगा? एनोड। तो सारे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होके किधर पहुंच जाएंगे? एनोड पे पहुंच जाएंगे। पॉजिटिव इधर रखना पड़ेगा, और फिर किसमें से निकलेंगे? तो अपन क्या मेजर कर लेंगे? तो अपन को पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन कितने, और इस करंट का क्या नाम दे देंगे अपन? फोटो करंट। तो अगर करंट की रीडिंग आएगी, इसका मतलब क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है। और करंट की रीडिंग नहीं आएगी, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो। ये बात, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रीडिंग ऑफ द करंट। समझ में आ गया क्या? लाइट गिरेगी, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इसको एनोड की तरफ अट्रैक्ट करने का काम किसका है? बैटरी का। कितना आया? एमीटर रीडिंग बता देगा, और ये सर्किट क्या हो गया तुम्हारा? कंप्लीट। बोलिए। हाँ ठीक है, करंट की वैल्यू कम होगी यार, इसलिए मैं हूं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो कल क्या करना है आपको? एनसीईआरटी पढ़ना है, पेज नंबर 386 से 89। और बिगिनर बॉक्स 1 करना है, उसमें 7 क्वेश्चन है। बिगिनर बॉक्स 1 जरूर करना। ठीक है, सो आई एम लॉगिंग आउट, बाय।